वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मानसून उत्पत्ति की एक विचारधारा है जिसको हम जेट स्ट्रीम विचारधारा कहते हैं। मानसून उत्पत्ति की विचारधारा है जेट स्ट्रीम विचारधारा, ठीक है। और इस जेट स्ट्रीम विचारधारा को एक्चुअल में हम तिब्बत के पठार के सिद्धांत से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तिब्बत का पठार, और ये जो विचारधारा है ये विचारधारा है पी कोटेश्वरम, ठीक है। पी कोटेश्वरम विचारधारा है। जब हम बात करने जा रहे हैं इस मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों पर, जेट स्ट्रीम विचारधारा पर, तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में जेट स्ट्रीम है क्या, है ना। जब तक आप जेट स्ट्रीम नहीं जानोगे तब तक आप मानसून की उत्पत्ति को समझ नहीं पाओगे। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं मानसून की उत्पत्ति की जो जेट स्ट्रीम विचारधारा है वो क्या है। ओके, देखना एक बार, थोड़ा शोर है आज। तो हम जानेंगे जेट स्ट्रीम विचारधारा को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। जेट स्ट्रीम, है ना। जेट का अर्थ वो तेज प्रवाह से है। जेट का अर्थ है जो जेट विमान होते हैं उन्हीं से ये नाम लिया गया है जेट। और स्ट्रीम का जो अर्थ होता है वो है प्रवाह। यानी कहने का एक अर्थ हो जाता है कि जेट के समान जो प्रवाह है, जेट के समान जो प्रवाह है उसी को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये ऊपरी हवाओं का एक तेज प्रवाह है, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूं कि ऊपरी हवा का एक तेज प्रवाह। तो ये ऊपरी हवा, कौन सी ऊपरी हवाएं हैं, किन ऊपरी हवाओं की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये ऊपरी हवाएं होती हैं शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ये चलती हैं। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ये चलती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो हवाएं हैं जो हम बात कर रहे हैं जिनकी जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती हैं इनको हम जान लेते हैं एक बार। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ये 10 से 12 किमी की ऊंचाई पर, 10 से 12 किमी की ऊंचाई पर चलती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जेट स्ट्रीम पवनें कितने प्रकार की होती हैं ये जानते हैं। तो जेट स्ट्रीम पवनें होती हैं 4 प्रकार की, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 प्रकार की जेट पवनें होती हैं। अब ये जेट पवनें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम, एक होती है टेम्परेट जेट स्ट्रीम, और एक होती है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। और एक होती है सीजनल जेट स्ट्रीम। तो ये 4 प्रकार की जेट स्ट्रीम होती हैं। इन चारों जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति है हम उनको सीखते हैं कि ये जेट स्ट्रीम उत्पन्न कैसे हुई और इन जेट स्ट्रीम की खोज कैसे हुई, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार। वास्तव में जेट स्ट्रीम विचारधारा मानसून को किस तरह से प्रभावित करती है हम बाद में फिर उसको भी जान लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो जेट स्ट्रीम जो विचारधारा है किस तरह से प्रभावित करेगी उसको जानते हैं एक डायग्राम के थ्रू। माना कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पर जो वायुदाब पेटियां हैं एक बार उनको हमें बनाना पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी और ये मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये हो गई 5 डिग्री अक्षांश रेखा, 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हम इसको कहते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो देखो ये तो आप जानते हैं ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है 90 डिग्री, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड देख लूं कैमरे में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लगभग है ना, हो रहा कवर। ओके, तो हम हैं 90 डिग्री नॉर्थ पे और 90 डिग्री साउथ पे और 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य हैं हम। ये है हमारी भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी और यहाँ है
30 से 35 डिग्री, और यहाँ है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और ये है 85 से 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, अब एक बात याद रखना, मैं ये जो वायुदाब पेटियां बताऊंगा और उनसे उत्पन्न जो जेट स्ट्रीम पवनें बताऊंगा, ये एक ही साइड बता दूंगा, क्योंकि जो जिस तरह से ऊपर है उसी तरह से नीचे है, ये दक्षिण गोलार्ध में सेम है। बट हम एक पवन और बना लेते, एक पेटी और बना लेते हैं, वायुदाब पेटी साउथ में 30 से 35 डिग्री साउथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाली जो वायुदाब पेटी है इसको हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और ये कहलाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, अब देखो इन्हीं के मध्य जो हमारी सनातनी पवनें हैं, स्थायी पवनें हैं, वे चलती हैं। ठीक है, और इन्हीं के मध्य चलती हैं हमारी जेट स्ट्रीम पवनें भी। तो हम पहले सामान्य पवनों को बनाते हैं ना। सामान्य पवनें देखो, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये तो हमारी दाब प्रवणता हो गई। ये मैंने क्या बनाया है, पवनें नहीं बनाई है, दाब प्रवणता की दिशा बनाई है। ये दाब प्रवणता की दिशा है। उत्तर गोलार्ध में पवनें किस ओर घूमती हैं, दाईं ओर, तो ये दाब प्रवणता की दिशा के दाईं ओर घूम गई। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में पवनें किस ओर घूमती हैं, बाईं ओर, तो दाब प्रवणता के बाईं ओर ये दक्षिण गोलार्ध में पवनें घूम गई। ठीक है, यहाँ उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, यहाँ ये दाब प्रवणता की दिशा और पवनें घूम गई दाईं ओर। यहाँ उच्च दाब है, ध्रुवीय उच्च दाब, इधर निम्न दाब, तो यहाँ पे ये हो गई दाब प्रवणता की दिशा। ठीक है, ये तो है हमारी सामान्य पवनें, यानी सामान्य मतलब कि जो ग्रहीय पवनें, इनके मैं नाम लिख दूं इधर। इन जो पवनें अपन ने चलाई हैं इनको हम ग्रहीय पवन भी कहते हैं, इनको हम स्थानीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय का सॉरी ग्रहीय पवन, इनको सनातनी पवनें भी कहते हैं। सनातनी पवनें भी, ग्रहीय पवनें, सनातनी पवनें ये कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो हवाएं हैं हमारी, इनको हम स्थायी पवनें भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके मध्य कुछ पवनों की उत्पत्ति होती है जो होती है शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। इन पेटियों पर शोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पवनों की उत्पत्ति होती है, और उन पवनों को ही हम क्या कहेंगे, जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना एक बार, है ना। ये अपनी भूमध्य रेखा निम्न दाब, अब इस भूमध्य रेखे निम्न दाब की ओर, इस ओर से भी यहाँ हवाएं आ रही है, इस ओर से भी यहाँ हवाएं आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सूर्य ताप अधिक होता है, सूर्य ताप अधिक। ठीक है, अब सूर्य ताप जब अधिक होता है यहाँ पे, तो वायुदाब हो जाता है निम्न, वायुदाब हो जाता है निम्न। वायुदाब निम्न क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ठीक है, जब हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, और एक कोशिका का निर्माण होता है। उस कोशिका को हम कहते हैं हेडली कोशिका। कोशिका क्या होती है, हेडली कोशिका। हेडली कोशिका को एक बार मैं बता दूं, कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लो ये वायुदाब भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये उपोष्ण उच्च दाब है, यहाँ पे भी उपोष्ण उच्च दाब है, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी। ठीक है, जैसे गर्म ऊपर होकर ऊपर उठती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण ये इन्हीं पेटियों पर नीचे उतरती हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठती हैं, इन्हीं पेटियों पर नीचे उतरती हैं, और ये जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, संवहन पवनें, ये ऊपर उठने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, संवहन पवनें कहलाती हैं। ऊपर उठने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, संवहन पवनें कहलाती हैं। और यही संवहन पवनें ऊंचाई पर जाकर, शोभ मंडल में ऊंचाई पर जाकर
किन का निर्माण करती हैं? जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं, जेट पवनों का निर्माण करती हैं। ऊपर जाकर यही पवने, यही संवहन पवने जेट पवनों का निर्माण करती हैं। किस तरह से करेंगी? देखो यहां से ये ऊपर उठी, ऊपर उठी तो उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूमती हैं बताओ? यहां से ऊपर उठी, उत्तर गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूम जाती हैं? किस ओर? दाईं ओर, उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर। ठीक है, तो ये जैसे ही ऊपर उठेंगी दाईं ओर घूम जाएंगी। ठीक है, ये दाईं ओर घूम गई। ये वायुदा पेटी की मतलब पृथ्वी की सतह पर नहीं है, ये क्षोभमंडल में ऊंचाई पर है, बट मैं जब बना रहा हूं तो आप इनको सतह पे मत समझना। तो ये वाली जो जेट पवने हैं जो कि ऊपर उठी हैं, ऊपर उठकर घूम गई हैं घूर्णन गति के कारण, उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, यहां से ऊपर उठी हैं, यहां से ऊपर उठी हैं और घूम गई हैं। तो ये वाली जो पवने हैं, ये पवने कहलाती हैं ट्रॉपिकल जेट पवने, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल जेट पवने कहलाती हैं। ट्रॉपिकल का शाब्दिक अर्थ होता है उष्णकटिबंध। अब ये यहां से ऊपर उठी, ऐसे उठी है, देखो सिंपल सा है, यूं उठी है, उठी और फिर इधर ऐसे उतर जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध में किस ओर घूमती हैं? बाईं ओर। तो ये दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां से इसको यहां लेके आना है, तो दक्षिण इनका बायां किस ओर है? ये इधर, ये पवने यूं आने वाली है तो इधर होगा ना इनका बायां। ठीक है, तो ये बाईं ओर यूं घूम जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जेट पवने, ट्रॉपिकल जेट पवने, विंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये ट्रॉपिकल जेट पवने हो गई। पहली हमने जेट स्ट्रीम जान ली, पहली जेट स्ट्रीम कौन सी हो गई? ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, राइट। और ये जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये जो बना रही हैं, इसको हम हेडली कोशिका कहते हैं। देखो यहां से पवने उठी, यहां पे पहुंची, यहां पे उच्च दाब हो गया, यहां से हवाएं पुनः यहां पे आ गई, यहां से पवने उठी, यहां पे पहुंची, यहां उच्च दाब क्रिएट हुआ, यहां से पवने पुनः यहां पे आ गई। तो हवाओं का एक परिसंचरण निर्मित हो गया, हवाओं का एक परिसंचरण निर्मित हो गया। और इस परिसंचरण को हम क्या कहते हैं? इस परिसंचरण को हम कहते हैं हेडली परिसंचरण, हेडली परिसंचरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हेडली परिसंचरण। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रॉपिकल जेट पवने, ट्रॉपिकल जेट पवने। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ से 60 से 65 जो एरिया है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पवनें उत्पन्न होती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ देखो उपध्रुवीय निम्न दाब जो पेटी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर देखो, यहाँ पे भी हवाएं आगे बढ़ रही हैं, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ आगे आ रही हैं। तो दोनों ओर हवाएं आ रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे निम्न दाब बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर टेम्परेट जो विंड्स हैं, टेम्परेट विंड्स हैं, टेम्परेट जो जेट स्ट्रीम है, उनका निर्माण होता है। यहाँ पे टेम्परेट जेट स्ट्रीम, टेम्परेट जेट स्ट्रीम विंड्स का निर्माण होता है। टेम्परेट का अर्थ होता है समशीतोष्ण। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पे हो गया समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जेट पवनों की उत्पत्ति होती है। तो यहां से ये पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं तो एक ऊपर उठकर वो ध्रुव की ओर चली जाती है और एक जो है उनका पवन वो नीचे की ओर आती है। जब वो ध्रुव की ओर जाती है, इधर से मान लें ध्रुव की ओर जाती है, तो उनकी जो दिशा होती है उत्तर गोलार्ध में किस ओर होती है? उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर होती है। तो वो ऊपर उठती हैं और यूं घूम जाती हैं। तो ये जो 60 से 65 से 90 की ओर निकल जाती हैं, ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स कहलाती हैं हमारी टेम्परेट जेट स्ट्रीम, टेम्परेट जेट स्ट्रीम। और जैसे ही ये नीचे उतरेंगी तो दक्षिण गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो दाईं ओर हो गई। ये हो जाएंगी जो हवाएं हैं, ये हो जाएंगी टेम्परेट जेट स्ट्रीम, है ना, टेम्परेट जेट पवने हो जाएंगी, टेम्परेट जेट पवने। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये वाला जो जोन है, इस जोन को इनके बीच में जो बनता है,
इस जोन को हम फेरेल कोशिका कहते हैं। ये कौन सी कोशिका कहलाती है? फेरेल कोशिका कहलाती है। ओके, अब एक होती है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। देखो ध्रुवीय उच्च दाब है, यहाँ से भी हवाएं नीचे होकर अवतलित होती हैं और अवतलन के कारण यहाँ पे भी जेट पवनों का निर्माण होता है। ये वाली जो हवाएं हैं जो यहाँ पहुंच रही हैं, ठीक है, इनको हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये वाली जो पवनें हैं ये कहलाती हैं हमारी टेम्परेट जेट पवनें, टेम्परेट जेट पवनें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तीन तरह की हो गई, ये टेम्परेट हो गई, ये पोलर हो गई, ये तीन तरह की जेट पवनें हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, अब एक है हमारे पास सीजनल जेट पवनें। सीजनल जेट पवनें, सीजनल जेट पवनें जो होती हैं वो क्या करती है, मानसून के समय हमारे भारत में उत्पन्न होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन जेट स्ट्रीम पवनों की खोज कैसे हुई। इन जेट पवनों की जो खोज हुई है, इन जेट पवनों की खोज हुई है द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में इन जेट स्ट्रीम पवनों की खोज हुई थी। और ये किसने की थी? अमेरिका का एक बम वर्षक विमान था B-29। अमेरिका के बम वर्षक विमान थे B-29, जेट विमान थे। और जेट विमान के जो पायलट थे उन्होंने इस B-29 जो पवने हैं उनकी, B-29 जो बम वर्षक विमान है उन्होंने जेट पवनों की खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये जेट पवने बताता हूं। ठीक है, आप साथ बने रहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से जेट पवनों की खोज हुई। जेट पवने ये द्वितीय विश्व युद्ध में, जेट पवने द्वितीय विश्व युद्ध में खोजी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के बमवर्षक विमान थे B-29। अमेरिका के बमवर्षक विमान हैं B-29 और B-29 के द्वारा इन B-29 के जो पायलट थे उनके द्वारा इस जेट पवनों की खोज हुई थी। और जिन जेट पवनों की खोज हुई थी उनमें जिनकी खोज हुई वो थी पोलर जेट विंड, यानी कि ध्रुवीय जेट पवनें। ओके, तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले कि कहाँ से ये विमान रवाना हुए थे। तो एक्चुअल में ये है हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, ये अमेरिका है। यहाँ पर आ जाते हैं, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स हम पहुँच गए हैं। इस यूनाइटेड स्टेट की खास बात ये रही थी कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इनडायरेक्टली वो जो अपने मित्र थे उनका वो सहयोग कर रहा था। ठीक है, ऐसे में जापान ने क्या किया, जापान को अपन देख लेते हैं एक बार कहाँ है। जापान ने इस अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक कर दिया। जापान दिखा क्या आपको? ये अपना जापान के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। जापान ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक किया तब USA भी डायरेक्ट उस द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जब USA विश्व युद्ध में कूद पड़ा तब USA के जो बम वर्षक विमान हैं, बम वर्षक विमान कौन से? B-29। बम वर्षक विमान कौन से? B-29। B-29 जो बम वर्षक विमान है ना, B-29 जो बम वर्षक विमान हैं, इन्होंने क्या किया, जो पायलट थे वो बैठते हैं और रवाना होते हैं। अब रवाना कहाँ के लिए होते हैं? जापान पर बम गिराने के लिए। जापान पर वो बम गिराएंगे कौन सी दिशा से? देखो ऐसा है कि जापान पर उन्होंने बम गिराए कौन सी दिशा से? ये जो अपना गूगल अर्थ चला रहे हैं हम फ्रेंड्स, तो गूगल अर्थ क्या करता है, जिस स्थान पर भी आप टैप करते हैं उस स्थान की लोकेशन बता देता है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता देता है। तो यहाँ था ये उत्तर अमेरिका में USA और यहाँ है जापान। ठीक है, कहाँ गया हमारा जापान? ये रहा हमारा जापान। ठीक है, यूँ देख लेते हैं हम इसको, ये हमारा जापान और ये हमारा उत्तर अमेरिका और USA, ये जापान। ओके, तो अब USA के बम वर्षक जो विमान थे B-29 वो रवाना होते हैं बम गिराने के लिए। कहाँ पर? जापान पर। यहाँ से रवाना होते हैं और शॉर्ट रूट लेते हुए वो इस जापान पर पहुँचना चाहते हैं।
जापान पर पहुंचना चाहते हैं बमवर्षक विमान। अब जब वो बमवर्षक विमान जापान पर पहुंच रहे थे तो B-29 के जो बमवर्षक विमान हैं उनको एक पवन का तेज अवरोध पैदा हुआ, पवनों का एक तेज अवरोध पैदा हुआ, और वो अवरोध उन्हें जापान तक नहीं जाने दे रहा था, है ना। वो अवरोध उन्हें जापान तक नहीं जाने दे रहा था, और रास्ते में ही B-29 जो विमान था वो जलकर नष्ट हो रहा था। तब वो जो पायलट्स थे उन पायलट्स के मुंह से निकला कि यार ये किस प्रकार पवनों का एक तेज प्रवाह है। तो इस तेज प्रवाह को ही उन्होंने क्या कह दिया, जेट पवन कह दिया। तो इस तरह से पहली बार पूरे विश्व में जेट पवनों की खोज हुई, और ये जेट पवनों की खोज हुई किन के माध्यम से, B-29 जो पायलट हैं उनके माध्यम से। ओके, ये हमारा भारत है, आप देख ही पा रहे हैं गूगल मैप में, ठीक है। ये भारत, राजस्थान देखना चाह रहे हैं, ये हमारा राजस्थान आपको नज़र आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर हमारा सीकर भी देखते हैं तो इसमें सीकर भी ये दिखा देता है, जयपुर है, जयपुर राजधानी हमें मिल गई है। तो सीकर आप आ गए हैं, सीकर में आप अपनी लोकेशन भी देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर। तो ये हमारा गूगल मैप था, गूगल मैप पे आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। अभी हम गूगल अर्थ का यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जो जेट स्ट्रीम थी। आगे हम इस वीडियो में जो हमारा लेसन है उसमें हम कंटिन्यू बने रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि किस तरह से जो जेट स्ट्रीम पवने हैं उनकी उत्पत्ति होती है और इनकी खोज किस तरह से हुई, एक डायग्राम के थ्रू हमने जाना। अब हम जानते हैं कि हमारा ये जो भारत है, भारत में जेट पवने किस तरह से मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। और हमने 3 जेट पवनों के बारे में जाना। एक ट्रॉपिकल जेट पवने जिनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, एक होती है जो अपना टेम्परेट जेट पवने जिनकी ऊंचाई ट्रॉपिकल से कम होती है, एक होती है पोलर जेट पवने जिनकी ऊंचाई सबसे कम होती है। ट्रॉपिकल जेट पवने जो होती है वो 8 से 9 किलोमीटर के आसपास ही क्षोभ मंडल में रहती हैं। और कौन सी वाली, पोलर बोल रहा था मैं शायद। तो पोलर जो जेट पवने हैं वो सबसे कम ऊंचाई वाली होती हैं, 8 से 9 किमी, ठीक है। और इस तरह से मान लीजिए आप, जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई यूं घटते घटते आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 18 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा है, ये वाला जोन है भूमध्य रेखा जोन है, भूमध्य रेखा। और ये वाला जो जोन है ये है ध्रुवीय जोन, पोलर जोन, ठीक है। तो यहाँ पर 18 किमी और यहाँ पे क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है, क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है वो 8 से 9 किमी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एवरेज 13 किमी के आसपास रहता है। ओके, तो अब ट्रॉपिकल जेट पवने जो होती हैं उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, यहां तक 18 किमी तक। यहां हो गई ट्रॉपिकल जेट पवने, जेट विंड्स कहते हैं, एक ही बात है। और यहां पे हो पोलर जेट विंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर ये है टेम्परेट जेट विंड्स, टेम्परेट जेट विंड्स, ठीक है। एवरेज जो रहती है वो आप जानती हैं, एवरेज 12 किमी के आसपास, ठीक है। इन जो अपनी जेट स्ट्रीम पवने हैं इनकी एवरेज जो हाइट है, एवरेज जेट स्ट्रीम जो है उनकी जो एवरेज हाइट है वो 12 किमी तक है। और भूमध्य रेखा पर ट्रॉपिकल जेट विंड्स होती हैं 18 किमी की ऊंचाई तक, पोलर जेट विंड्स जो होती हैं वो 8 से 9 किमी तक, और फिर टेम्परेट हैं वो जो मध्यम हाइट है लगभग 12-13 के आसपास इनकी ऊंचाई रह जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी इन जेट पवनों में 3 तरह की जेट हमने जान ली है ना, 3 टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम,
ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब हम एक चौथी जेट स्ट्रीम पवने रह गई है ना, चौथी जेट स्ट्रीम पवने हैं, वो जो चौथी जेट पवने हैं उनको हम सीजनल कहते हैं। सीजनल यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग आती हैं, सीजनल भी कहते हैं, रीजनल भी कहते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुरूप इनकी उत्पत्ति होती है। हम उनकी बात करते हैं कि वो किस तरह से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। डायग्राम बना ही लेंगे आप, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बना, आप नोट्स बना रहे हैं ना तो बेहद अच्छी बात है। मैं आपको ना पूरा इंडिया और पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी लॉकडाउन के अंदर अंदर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से इसको एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और ये पूरी तरह से एग्जाम रिलेवेंट होगा आपके रीट के अकॉर्डिंग, रीट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, इनके अकॉर्डिंग रहेगा। हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं अभी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था सर नेट जेआरएफ के जो बैच है वो शुरू कर दीजिए, तो अभी देखो उनमें 2, 3, 4 बच्चे, मैंने बात करी तो 2, 3, 4 बच्चे, फिर उसमें मजा सा नहीं आता है। तो अभी हम रीड को ही फोकस करते हैं। तो एक बार हम शुरू करते हैं, देखो कि किस तरह से ये जेट पवने हमारे मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, ठीक है। तो देखो जरा, हाँ देखो, एक बार मैं भारत बना लूं, ये अपना भारत है, ठीक है। ये अपना भारत हो गया, थोड़ा आज थोड़ा अजीब हो गया, आप मान लीजिए कि ये अपना भारत है, ठीक है। यहां पे आप जानते हैं कि ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, आपने जाना। अब देखो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं जून माह की। कौन सी जेट पवने बता रहा हूं मैं, सीजनल जेट पवने आपको बताने जा रहा हूं ना, सीजनल जेट पवने, ध्यान रखना, सीजनल या रीजनल भी, सीजनल यानी मौसमी, रीजनल यानी प्रादेशिक। तो सीजनल जेट पवने चौथी जेट पवन बता रहा हूं और उसी से हमारे मानसून की उत्पत्ति में सहायता मिलती है, ओके। तो ये है हमारी कर्क रेखा, ओके। जून का महीना है, जून का महीने में सूर्य यहां पर होता है लंबवत, ठीक है। अब मानसून की उत्पत्ति में सहायक है, मानसून के आगमन में, मानसून की उत्पत्ति में हमारे यहाँ सहायक हैं दो चीजें, ठीक है। क्या आप तो जानते ही हैं, एक तो अरब सागर है यहाँ पर, एक इधर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, ये सभी के सभी भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक बनते हैं। अब यहां से तो आर्द्र पवनें आनी है, लेकिन आर्द्र पवनों को लेकर आने वाली जो दशाएं हैं वो बनती हैं थार के मरुस्थल में, थार का मरुस्थल, ठीक है, और एक तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ये दशाएं यहां पे बनती हैं। मानसून को लेकर आने में ये जो दो दशाएं बनती हैं वो थार के मरुस्थल में और तिब्बत के पठार में बनती हैं, ठीक है। हमारे भारत की जो स्थिति है, ठीक है, वो कहाँ है, ये आप जानते हैं, ये तो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और 30 से 35 के बीच में कौन सी वायुदाब पेटी होती है, 30 से 35 के बीच में होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो यहां पर है हम, अब ये तिब्बत का पठार, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्रीष्म काल में जून माह में थार का मरुस्थल और तिब्बत का पठार बेहद गर्म हो जाते हैं, बेहद गर्म, ठीक है। बेहद गर्म होने की वजह से यहां से संवहन पवनों की उत्पत्ति होती है, ये संवहन पवनें उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, ये संवहन पवनें उत्पन्न हो रही हैं और ये संवहन पवनें पश्चिमी जेट पवनों से आपस में मिलती हैं। पश्चिमी जेट पवनें, पश्चिमी जेट पवनें पछुआ पवन पेटी में चलती है, जिनकी सामान्य जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। तो पश्चिमी जेट पवनें, पश्चिमी जेट पवनों से ये आपस में मिलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, पश्चिमी जेट पवनों से ये मिलती हैं, पछुआ पवन पेटी के साथ में इनका विस्तार रहता है। तो पश्चिमी जेट पवनें इन संवहन पवनों से मिलकर, इन संवहन पवनों से मिलकर घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पवनों का एक आवर्तन बना लेती हैं,
क्लॉकवाइज पवनों का एक क्या बना लिया, आवर्तन बना लिया। ठीक है, अब इस आवर्तन से दो तरह की पवनों की उत्पत्ति होती है। इस आवर्तन से दो तरह की पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक ये जो पवन है, ये वाला जो जेट पवन है, ये क्या हो गया, ये पवन प्रवाह हो गया। एक पवन प्रवाह कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पवन प्रवाह निर्मित हो गया। तो इससे, और यहां पर भी सेम ऐसा ही होता है। तो यहां से एक पवन इस निम्न दाब की ओर, क्योंकि यहां पे क्या था, निम्न दाब बन गया ना, यहां से ये हवाएं ऊपर उठकर यहां पहुंच गई, यहां निम्न दाब हो गया, यहां उच्च दाब हो गया, वायुमंडलीय उच्च दाब। इस वायुमंडलीय उच्च दाब से पवनें नीचे उतरती हैं। ठीक है, और किन पवनों के रूप में उतरती हैं, वो उतरती हैं पूर्वी या उत्तर पूर्वी, पूर्वी या उत्तर पूर्वी जेट पवनों के रूप में नीचे उतरती हैं। दोनों ही स्थानों से, यहां से भी और यहां से भी ये नीचे उतरती हैं। और ये नीचे उतरकर कहां तक पहुंच जाती हैं, ये नीचे उतरकर पहुंच जाती हैं हमारे हिंद महासागर तक। ठीक है, भूमध्य रेखा से भी नीचे तक चली जाने के उनके प्रमाण मिलते हैं। 10 से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक चली जाती हैं ये पवनें, नीचे उतर आएंगी। ये भूमध्य रेखा है ही, भूमध्य रेखा। अब देखो क्या खास बात रहती है कि यहां से पवनें ऊपर उठी, यहां पे पहुंची, यहां पे एक पवन प्रवाह बना, क्लॉकवाइज पवन प्रवाह बना, यहां से वायुमंडलीय उच्च दाब से धरातलीय निम्न दाब की ओर हवाएं आगे बढ़ती हैं, नीचे उतरती हैं। तो ये जो पवनें हैं ये मानसून की अग्रगति में भारत में सहायक होती हैं, मानसून को लेकर आने में सहायक होती हैं। और ये जब पवनें हमारे इस भारत में पहुंचेंगी, सागर से होकर गुजरेंगी, तो इन पवनों में क्या होगी, आर्द्रता होगी। और यही आर्द्रता हमारे यहाँ बारिश करने में सहायक होती है। तो इनको हम पूर्वी जेट पवनें कहते हैं, पूर्वी जेट पवनें। ठीक है, या उत्तर पूर्वी जेट पवनें भी कहते हैं। और इन्हें हम सामान्य भाषा में पूर्वाई की संज्ञा भी देते हैं, पूर्वाई की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है इन जेट पवनों की उत्पत्ति और मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में कनेक्शन। ये जो है पवनें, ये हैं सीजनल जेट पवनें, सीजनल जेट पवनें। ठीक है, ये सीजनल है, यानी मौसम विशेष में ही उत्पन्न होती हैं। तो पी कोटेश्वरम जो थे, पी कोटेश्वरम ने इन सीजनल पवनों के बारे में बताया। किसके संदर्भ में, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में इन सीजनल पवनों के बारे में पी कोटेश्वरम ने बताया। और इसी वजह से इस सिद्धांत को पी कोटेश्वरम का सिद्धांत या तिब्बत के पठार का सिद्धांत या पी कोटेश्वरम की जेट स्ट्रीम विचारधारा भी कहते हैं। ओके, अगर ये आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप इसे वापस से पीछे करेंगे, फिर आगे फिर से प्ले करेंगे, तो ये टॉपिक, ये जो मानसूनी पवनों का आगमन है, ये आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थी मानसून उत्पत्ति की जेट स्ट्रीम विचारधारा। ओके, इससे अगला जो वीडियो होगा, लेसन होगा, उसमें हम बात करेंगे मानसून उत्पत्ति के गिलबर्ट वाकर का सिद्धांत। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अल नीनो और ला नीनो की बातें। ओके फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।